गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल वैरियर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पुलिस अधिनियम 1861 का ये 9वां वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज के इस 9वें भाग में हम अधिनियम की धारा 34, 35, 36, 37 और ये 38, 39, 40, 41 ये रिपील कर दिए गए हैं 42 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि अधिनियम की धारा 34 क्या प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 34A यह प्रावधान करती है कि धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन यानी समझौता। धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन। आइए देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए जिला पुलिस अधीक्षक यानी एसपी साहब 32 और 34 के अधीन अपराधों में अभियोजन प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी भी समय पूर्व या पश्चात सुलह शुल्क वसूल कर सुलह कर सकता है। फिर से देखिएगा क्या बातें कही गई हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए जिला पुलिस अधीक्षक इन दोनों धाराओं में के अपराधों में अभियोजन प्रारंभ से पूर्व या पश्चात सुलह शुल्क वसूल कर सुलह कर सकता है, बशर्ते जो सुलह शुल्क होगी वह जुर्माने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको पता होगा कि धारा 32 में जुर्माने की जो रकम है वो 200 रुपया है और धारा 34 में जो जुर्माने की रकम है वो 50 रुपया है। तो वही कह रहा है कि जो शुल्क है वो जुर्माने से अधिक नहीं होनी चाहिए। उस सुलह शुल्क को वसूल करके एसपी साहब सुलह कर सकते हैं। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि अभियोजन दाखिल करने से पहले, अभियोजन दाखिल करने से पूर्व अगर सुलह होता है तो क्या प्रभाव होगा और उसके पश्चात अगर सुलह होता है तो सुलह का क्या प्रभाव होगा। देख लीजिए कह रहा है कि अभियोजन दाखिल करने से पूर्व अगर सुलह होता है तो सुलह का प्रभाव अभियोजन नहीं चलेगा और यदि वो व्यक्ति हिरासत में है तो उसको हिरासत से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभियोजन दाखिल करने के पश्चात अगर सुलह होता है तो सुलह का प्रभाव एक्विटल होगा, दोष मुक्ति। यहां से प्रश्न बन चुका है, एक्विटल होगा, दोष मुक्ति। आइए अब देखते हैं कि अधिनियम की धारा 35 क्या कहती है। धारा 35 जुरिस्डिक्शन अधिकारिता की बात करता है, लेकिन इस सेक्शन को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रख दिया है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध आरोप की जांच और अवधारण कौन करेगा। पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस ऑफिसर जो हैं उनके विरुद्ध यदि कोई आरोप लगता है तो उस आरोप की जांच कौन करेगा और उस आरोप का अवधारण कौन करेगा। तो इसका उत्तर है कि मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने वाला ऑफिसर करेगा, ऐसा ऑफिसर जो मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग कर रहा है। आइए, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 36 क्या कहता है। 36 पर ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। अगर कोई अपराध इस पुलिस एक्ट 1861 के अधीन किया गया है और उसी अपराध के लिए किसी अन्य विधि में दंड का प्रावधान है, तो उसी अपराध के लिए उस विधि में अभियोजित भी किया जा सकता है और उससे भिन्न दंड या उच्चतर दंड या शास्ति से उसे दंडित भी किया जा सकता है। और प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो कह रहा है कि ठीक है, आप उसे भिन्न दंड दे सकते हैं, उससे अधिक भी दंड दे सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उसी अपराध के लिए 2 बार दंड मत दीजिएगा, यानी डबल जीरो पार्टी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में हर व्यक्ति को यह मौलिक अधिकार है कि उसे किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो अभियोजित किया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 37 क्या कहती है। 37, आइए, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली। मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली। कह रहा है कि कोई शास्ति या जुर्माना जो इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया है उसकी वसूली के लिए ये दोनों प्रोविजन लागू होंगे। फिर से देखते हैं, कोई शास्ति या जुर्माना जो इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया गया है उसकी वसूली करने के लिए ये आईपीसी का सेक्शन 64 से लेकर के 70 तक और सीआरपीसी का सेक्शन 421 लागू होगा। परंतु एक प्रोवाइजो है। परंतु क्या है, परंतु कह रहा है कि ये जो आईपीसी धारा 65 है ये प्रभावित नहीं करेगी, ये लागू नहीं होगी। किसको, कि इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन अगर कोई व्यक्ति जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसको अधिकतम सजा 8 दिन की होगी, इससे अधिक नहीं, क्योंकि मूल सजा ही 8 दिन है, इसलिए 8 दिन से अधिक नहीं होगी। इसलिए 34 पर आईपीसी की धारा 65 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रोविजो से प्रश्न बना है, उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम की अगली धारा क्या कहती है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम की धारा 38,
39, 40 और 41 ये निरसित कर की जा चुकी है, और इसके साथ साथ धारा 6 और धारा 11 को भी निरसित किया गया है। यानी टोटल 6 धारा निरसित कर दी गई है, रिपील कर दी गई है। लेकिन यहां देखिए ये 6 धारा इंसर्ट भी किया गया है अमेंडमेंट करके, तो 6 निकाल दिया गया है और 6 फिर इंसर्ट भी किया गया है। यहां से प्रश्न बना है, इन 6 धाराओं को याद कर लीजिए जो इंसर्ट किया गया है, और जो निकाल दिया गया है उसको भी तैयार कर लीजिए। यहां से हो सकता है कि इस बार फिर से प्रश्न बने। आइए अब देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 42 क्या कहती है। धारा 42 ये कह रहा है कि कार्यवाहियों और अभियोजन के लिए परिसीमा, लिमिटेशन की बात कह रहा है कि कार्यवाहियों और अभियोजन के लिए परिसीमा किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही या अभियोजन परिवादित कार्य किए जाने के पश्चात 3 माह के भीतर ही किया जाएगा, उसके बाद नहीं। 3 माह के भीतर, यहां से प्रश्न 2 बार बन चुका है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 3 माह के भीतर ही किया जाएगा, परिवादित कार्य किए जाने के पश्चात 3 माह के भीतर, उसके बाद नहीं। ऐसी वाद की और उसके वाद हेतु की लिखित सूचना या तो परिवादी को दी जाएगी, या देखिए ये 4 अथॉरिटी है, इनमें से किसी को दी जाएगी। एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी हैं, असिस्टेंट एसपी हैं और ज्वाइंट एसपी हैं। इनको ऐसे वाद की या उसके वाद हेतु की लिखित सूचना दी जाएगी, लिखित सूचना। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभियोजन से पूर्व या अभियोजन से पश्चात यदि प्रतिवादी ने न्यायालय में पर्याप्त धन जमा कर दिया है तो कोई रिकवरी नहीं होगी, नो रिकवरी। फिर से देखिए यहां से प्रश्न एक बार बना है, अभियोजन के पूर्व या पश्चात प्रतिवादी यदि न्यायालय में पर्याप्त धन जमा कर दिया है तो कोई रिकवरी नहीं होगी। और प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो ये कह रहा है कि यदि आपराधिक अभियोजन चल चुका है तो फिर नो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। यदि आपराधिक अभियोजन चल चुका है, हो सकता है यहां से प्रश्न बने, अभी तक तो नहीं बना है लेकिन यहां से बन सकता है। यदि आपराधिक अभियोजन चल चुका है तो फिर दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस डायग्राम के माध्यम से चीजें आपको काफी क्लियर हो गई होंगी, स्पष्टता से समझ में आ गई होंगी। फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इस नोट्स का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना ₹1 का भुगतान किए आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।